गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है बायोलॉजी का तीसरा भाग जो कि पोषण का प्रकार, पोषण की परिभाषा हमने पहले देख ली थी। उससे पहले हमने जीव पराक्रम की परिभाषा के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत अध्ययन किया था, पूरा एकदम निचोड़ हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के कितने प्रकार। टाइप मतलब क्या है? प्रकार। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है, आप समझ जाइए। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, ठीक। अब कितने प्रकार का पोषण होता है? तो पोषण की परिभाषा हम लोगों ने देख ली थी, पोषक तत्व देख लिया था। अब पोषण के कितने प्रकार होते हैं, मतलब किस प्रकार से पोषण लेते हैं, वही प्रकार है। आप भोजन खाने के आधार पे, ठीक है, हम लोग क्या पोषण को बांटते हैं, ठीक है। तो पोषण दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर एक है विषम पोषी नंबर एक विषम पोषी पोषण, ये भी है। इसका नंबर 2 मान लीजिए। नंबर 1 क्या है तुम्हारा? स्वयं पोषी पोषण, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड नंबर एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और नंबर 2 हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों भोजन ग्रहण करने के आधार पे हम लोग बांटते हैं, ठीक है, कि कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले विषम पोषी पोषण क्या होता है और स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। स्व का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है बच्चों? स्वयं, ठीक। वे जीव जंतु, पोषी मतलब होता है पोषण, ठीक है, पोषी मतलब होता है जंतु, ठीक है। वह पोषण का मतलब होता है जो हम भोजन खा रहे हैं, ठीक है। तो आज स्वपोषी, पोषी का मतलब होता है जो जिसके अंदर पोषी हो रहा है, उसका मतलब वो जंतु का नाम, ठीक है। पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व ले रहा हो। तो वह जंतु जो अपना भोजन स्वयं ले रहा हो, ठीक, या अपना भोजन स्वयं बना रहा हो, ऐसे जंतु को स्वपोषी जंतु कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी जंतु कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस चीज को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इस खाने की इस विधि को, इस खाने लेने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक। समझ गए? अंडरस्टैंड, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को। अब बात आई स्वपोषी पोषण किसके अंदर है, ठीक। कौन करता है, कौन अपना भोजन स्वयं बना देता है? आप ये ना कहिएगा कि घर पे मैं या मेरी मम्मी भोजन बना लेती है। भोजन बनाना अलग है, अब भोजन पकाना अलग है। आप भोजन को बनाते नहीं हैं, आप भोजन को पकाते हैं, ठीक। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। स्वपोषी का मतलब वह, ठीक है, कौन? हाँ, स्वपोषी जंतु कौन कौन से हैं? तो स्वपोषी जंतु, स्वपोषी कौन कौन से हैं, या स्वपोषी जीव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा तुम्हारे पौधे, प्लांट्स स्वपोषी होते हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा तुम्हारा जीवाणु। कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक, जीवाणु। नंबर 3 पे आ जाएगा एक युगलीना होता है, युगलीना,
ये भी क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अगर इसको कोई खाने के लिए कोई छोटा सूक्ष्म जीव उपलब्ध ना हो तो ये खुद खा सकता है, ठीक है, खुद अपना भोजन बना सकता है। तो ये कुछ स्वापोषी। अब जीवाणु में सब जीवाणु नहीं, कुछ, ठीक है, कुछ जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? इतना समझ गए। इतना समझने के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, विषम पोषी। विषम पोषी पोषण क्या होता है। अब जस्ट उल्टा इसका जस्ट उल्टा, जो प्राणी या जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया को विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा इसकी हो गई। अब कौन है विषम पोषी पोषण, कौन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो पौधे तो अपना भोजन भैया अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अभी आगे देखेंगे कैसे भोजन बनाते हैं, तो कुछ हिंट ले लीजिए आप लोग। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। विषम पोषी पोषण क्या है। अब टोटली एकदम पूरी तरीके से ये किस पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पोषी जंतुओं के ऊपर विषम पोषी निर्भर रहते हैं, इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। आई बात समझ में। यानी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, हम इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग देखिए सारी चीज सब्जियां खा जाते हैं, सारे अनाज पानी सब कुछ जो है स्वपोषी जंतुओं से हमें, स्वपोषी जीवों से हमें, यानी प्लांट से, पौधे से सब कुछ हमें मिलता है। आया समझ में। तो स्वपोषी पोषण हमेशा किस पे निर्भर होगा, स्वपोषी विषम पोषी पोषण किस पे निर्भर होगा, स्वपोषी जीव पे हमेशा निर्भर होगा। आया समझ में, ठीक। तो कितने प्रकार का होता है विषम पोषी पोषण, कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, ऐसे जंतु, ये सब जंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुकोषीय उच्च जंतु होते हैं, ठीक, जो विषम पोषी पोषण करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, शाकाहारी। शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कौन होते हैं, जो केवल किस पे, पेड़ पौधे पे ही निर्भर रहते हैं और किसी पे निर्भर ना हो, ऐसे जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है, ठीक। अब बस समझ में। तो शाकाहारी कौन कौन से हैं बताइए। गाय, भैंस, बकरी, तोता, ठीक है। तो ये कुछ जंतु हैं जो कि शाकाहारी जंतु हैं। आगे हैं मांसाहारी जंतु, ठीक है। मांसाहारी जंतु केवल मांस के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनको कुछ तो अच्छा लगता है। तो कौन कौन से जंतु हैं, ऐसे जंतु जो केवल मांस पे ही डिपेंडेंट है। तो टाइगर, चीता, ठीक है, लायन, चील, बाज, ये सब क्या है, पूरे के पूरे मांसाहारी हैं, केवल मांस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। नंबर 3 पे आएगा सर्वाहारी जंतु, ठीक है। सर्वाहारी जंतु, ठीक है। सर्वाहारी जैसे कि नाम से ही, सर्व मतलब जो दोनों चीज खा ले, ठीक है। वैसे सर्व का मतलब होता है कुछ भी खा ले, ठीक है, वो सब खा ले, वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। जैसे मानव खुद इसका उदाहरण है। क्या है, मानव इसका खुद का उदाहरण है, जो कि सब कुछ खा लेता है। दूसरा है कौवा जानते हैं आप, कौवा भी मेरे ख्याल से सब कुछ खा लेता है। वो जो है सारी चीजें खा लेता है, मांस भी खा लेता है, और उसको अगर अमरूद मिले, सेब मिले तो वो भी खा लेगा, ठीक है। आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। आगे है अपमर्जक, डेट्रीवोर्स।
डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, मतलब ये मरे हुए जंतुओं को खा लेंगे, ठीक है, जंतु मर गया उसको खा लेंगे, सड़े गड़े चीजों को खा लेंगे, ठीक। तो ये सब चीजों को ये लोग खा लेते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ खा लेंगे, ठीक है। जैसे फफूंदी, क्या होता है फफूंदी, जानते हैं आप लोग, फफूंदी, फफूंदी मतलब कवक, फफूंदी कवक, ये सब खा लेंगे। जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु सब जगह रहते हैं, कोई चीज मरा नहीं कि जीवाणु ने आक्रमण उसके ऊपर कर दिया, उसको खा के उसको खत्म कर दिया, ठीक। तो फफूंदी और जीवाणु ये मुख्य अपमर्जक का काम। एक चीज और होता है आप लोग, एक होता है तुम्हारा जो आपके खटमल, जानते खटमल, खटमल कैसे हमारे शरीर के ऊपर रहता है, हमारा खुद का खून पी करके बेचारा वो रहता है, ठीक है। मतलब दूसरे के ऊपर रह करके और अपना भोजन प्राप्त कर सके, उसका नाम क्या है, परजीवी, पैरासाइट, जिसको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो परजीवी भी क्या है, दूसरे जंतु, पर मतलब दूसरे, पराया, पराये जीव के ऊपर रह करके उसका खून चूस करके अपना जीवन यापन करता हो, तो ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं, ठीक। खटमल, जू, ठीक है, जोंक, जोंक भी है इसमें, ये सब क्या है, मच्छर, ये सब क्या है, दूसरे का खून पी करके उसके ऊपर रहते हैं और उनका खून पी करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पोषण के प्रकार पढ़ लिया, ठीक। और आगे हम दो चीजों पढ़ेंगे, परपोषी पोषण किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम थोड़ा खत्म करेंगे। सबसे पहले परपोषी पोषण, ठीक है। परपोषी मतलब स्वपोषी, नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, स्वपोषी पोषण मतलब पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है, अभी हम इसमें देखेंगे। तो पौधों में पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। तो कुछ चीजें इसके अंदर जान लेनी चाहिए कि ये सबसे पहले भोजन ये बनता कहाँ है। सबसे पहला क्वेश्चन है भोजन ये कहाँ बनता है, ठीक। फिर देखेंगे कैसे बनता है, ठीक। तो भोजन कहाँ बनता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, उनके अंदर क्या है, पत्तियां, ठीक, पत्तियों के अंदर, ठीक है, उनके अंदर क्या है, पत्ती है, और पत्ती क्या है, हरी। और हरी पत्ती को अगर छोटा छोटा काट के देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, ठीक, इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसके अंदर। आप प्लांट सेल पढ़े 9th क्लास में, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई पढ़ा ना हो, ठीक है, सारे बच्चे पढ़े हैं, ठीक। अब समझ में, अब हम सारे इसमें अंक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक अंक की बात करेंगे जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। आएगा समझ में, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। अब इस पत्ती की हमने काट देखी तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं निकली। एक कोशिका के अंदर हमने देखा कि
इसके अंदर क्या है? हरित लवक। क्या है इसके अंदर? हरित लवक। हरित लवक क्या है इसके अंदर? हरित लवक। सारी जितनी भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर उनके क्या होता है? हरित लवक नामक एक अंगक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ठीक, इसके अंदर एक वर्ण पाया जाता है, मतलब एक रंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफिल बच्चों। ठीक, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमने जान गए कि अब बनाने की जरूरत नहीं है। पौधा है, इसके अंदर पत्ती लगी है, और जो है पौधे पत्ती लगने के बाद इसके अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर हरित लवक है, और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट। देखिए समय नहीं रहता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता, नहीं तो अगर स्लो पढ़ाना रहता तो और भी अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, इसमें देखिए ये अंग है, समझिए बात, ये अंग है कोशिका का, और ये है रंग है। ठीक, इसी के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, इसी कारण रंग जो होता है वो हरा होता है। तो पहला चीज हमें जरूरत है खाना बनाने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल। ठीक, पहला क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा प्रकाश। ठीक, तीसरा हमें जल, और चौथा हमें क्या चाहिए? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, चौथा बच्चों क्या चीज जरूरत है? सूर्य का प्रकाश, जल, और चौथा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गैस हम लोग छोड़ते हैं अपनी वेस्ट के रूप में, उसको पौधे उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो नंबर 4 चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों। नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 प्रकाश, नंबर 3 जो है जल, नंबर 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होगा, और इन सबको सब लोग जो है मिल करके, ये चारों लोग मिल करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज का निर्माण ये लोग करेंगे। ग्लूकोज जानते हैं आप लोग, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ठीक, आई बात समझ में? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन भी मुक्त होगी। ठीक, आई बात समझ में? अब थोड़ा इसके बारे में, ये चित्र आपको 2 वीडियो में आगे बनाया हुआ पड़ा है, या मैं सोच रहा था एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, पिछला वाला लेकिन ये जो है खत्म नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हम देख लेते हैं। ठीक, इसमें कुछ चीजें हम इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो ये CO2 है, ये जो CO2 है, ये पत्तियों से निकलेगी, सॉरी O2 जो है पत्तियों से निकलेगी और CO2 अंदर जाएगी। लेकिन जाएगी कैसे? उसके लिए कुछ छिद्र होते हैं, जैसे ये क्या है? छिद्र। इसी छिद्र को, इस पूरे छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का चित्र आपको यहां पे दिया गया है। ये क्या है? ओपन स्टोमेटा। ये क्या बच्चों? ओपन स्टोमेटा। ठीक, ओपन स्टोमेटा में नंबर 1 रंध्र छिद्र होते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं? रंध्र छिद्र, स्टोमेटा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं नंबर 2 पे इसको? द्वार कोशिका। और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। नंबर 3 क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। बाद में इसकी क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं। ये क्या है इसकी? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। ठीक, सहायक कोशिकाएं इसकी
होती है। तो ये क्या है, खुला हुआ जो है वो रंध्र है। ठीक, खुलता कब है, जब हमको प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है तब ये रंध्र खुल जाता है, और जब हमको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है तो ये रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, इसके बारे में समझ में आ गया। आए दूसरे चित्र पे, अगर हम एक पत्ती को देखें तो उस पत्ती में एक बहुत मोटी सी रेखा जाती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, नंबर 1 मध्य सिरा। क्या बोलते हैं इसको, मध्य, क्योंकि बीच में होकर ये जाती है ये सिरा, इसीलिए इसको मध्य सिरा कहते हैं। दूसरी चीज पर्णपटल। अगर हम देखें पर्णपटल मतलब किस तरफ वो है, 2 पटल होते हैं, एक अंतः पर्णपटल, एक बाह्य पर्णपटल। ठीक है, तो ये पर्णपटल है। ठीक, दूसरा है ये सिरा। आप दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ से सिराएं दिखेंगी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले से, ऊपरी पर्णपटल से ज्यादा दिखाई देगी। ठीक, अगर हम उसके एक सेक्शन को देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने काट लिया, और उसको हम कहां देख रहे हैं, उसको हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले ये क्यूटिकल होती है। ये क्या होती है, मोम इसके ऊपर रहता है। ठीक है, मोम युक्त होती है क्यूटिकल, ताकि जो पानी इस पे गिरे वो नीचे गिर जाए। ठीक, ये इसकी ऊपरी त्वचा, ये क्या है, इसकी ऊपरी त्वचा होती है। अब पत्तियों में वायु कोश जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो होता है हल्की होती है पत्तियां ज्यादातर। ठीक, अब यहां देखिए एक स्टोमेटा का चित्र, यहाँ पे स्टोमेटा का चित्र यहाँ पे आपको दिया गया है। स्टोमेटा एक छिद्र है, इसी के रास्ते से जो है वायु अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 गैसों का आदान प्रदान इसी के रास्ते से हो जाता है। जैसे ये 2 द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कि गार्ड कोशिकाएं होती हैं, वो इसकी रक्षा करती हैं। ठीक, तो एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के हम देखेंगे तो इस तरह की, और ये बीच बीच में क्या है तुम्हारा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, समझ गए बच्चों। ठीक, तो पत्ती की संरचना हमने देख ली, इसमें वायु कोश होता है। ठीक, और एक बंद और एक खुला हुआ रंध्र की रचना देख ली। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान। क्या है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान किसका, CO2 का और O2 का। ठीक, अब समझ गए, ये सारी चीजें समझ में आ गई हों, तब अब हम लोग जो है अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जैसे कि नाम होगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को हम क्या करें, संश्लेषित करते हैं। ठीक है, प्रकाश को हम क्या करते हैं, रासायनिक जो है पदार्थ में उसको परिवर्तित करते हैं। ठीक, इसमें जरूरी क्या है, नंबर एक लाइट, प्रकाश। जान ही रहे आप लोग, प्रकाश की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश। नंबर 2 CO2, नंबर 3 जल। ठीक है, जल H2O, और नंबर 4 क्लोरोफिल। इसको बच्चों याद कर लीजिए, क्लोरोफिल, हरित लवक। ठीक है, इन सब की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 जो है, प्रकाश की उपस्थिति में सबसे पहले क्या होगा, जो हरित लवक के अंदर जो होगा,
सबसे पहले क्लोरोफिल क्या होता है, यानी हरित लवक क्या होता है, प्रकाश। हरित लवक मान लिया सबसे पहले जो पत्ती है इसके ऊपर लाइट पड़ गई, लाइट इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, ये क्या है, सन है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसके जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है, ऊर्जावित हो जाता है, ठीक, ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्लोरोफिल ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। दूसरी चीज जो होता है जल, ठीक, जल जो होता है वो यानी जल टूट जाता है, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जल जो होता है टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। आई बात समझ में? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, जल क्या होता है, टूट जाता है और क्या होता है H+ और O2, ठीक है, दो चीज बनाता है, ठीक, O2 बनाता है जल, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी, जो CO2 है, ठीक है, CO2 जो है वो क्या करेगा, लाइट को लेकर के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, ठीक। तो तीन चीजों में हम लोग इसको बांट देते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरेगी, ठीक, उसके बाद क्या होगा, नंबर 2 जल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। आई बात समझ में? तो 3 स्टेप में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक। आगे हम देखेंगे इसमें कि इसकी रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन क्या होगी इसकी, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या लेते हैं, CO2, ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस, ठीक, उसके बाद क्या होगा, प्रकाश, ठीक, प्रकाश, उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 प्लस, ठीक, प्लस 6, हाँ इसमें 12 नहीं 6H2O प्लस 6O2, ये गैस बाहर निकल जाएगी, ये क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? तो ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक। अब जो ग्लूकोज इसके अंदर बनता है बच्चों, अगर ग्लूकोज इसके अंदर बन गया, ठीक, अब ये ग्लूकोज कहां स्टोर हो जाएगा, कहां पे स्टोर हो जाएगा, फल के अंदर, ठीक है, फलों के अंदर, जहां फल बनेगा उसके अंदर ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। और जहां हमें दिखाया था पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का उपयोग हो रहा था, तो ये ग्लूकोज जो होता है वो विभिन्न जो है, जैसे फल, तना और पत्ती, तीनों में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। और ग्लूकोज स्टोर होने के बाद क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है तब जो है पौधा उसका उपयोग कर लेता है। फल जो होता है वो ग्लूकोज की एक्सेस मात्रा जो होती है फलों में इकट्ठी हो जाती है और फलों में संचित हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज फल, तना, पत्ती, ठीक है, पत्ती, इन तीनों में 1 2 3 तीनों में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। फल में जानते हैं, तने में जानते हैं हम लोग, तने में चुकंदर, ठीक है, और चुकंदर हो गया तुम्हारा, तने में शकरकंद हो गया, ठीक है, और बहुत सारी तने हैं उसमें इकट्ठा है। पत्तियों में हम जानते हैं, पत्ती में कौन सी ऐसी पत्ती है, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ऐसी पत्ती है जिसके अंदर जो है, पत्ती के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक। आई बात समझ में? ठीक, पत्थर चिट्टा होता है, इसके अंदर इकट्ठा होती है, ठीक है। आई बात समझ, चलिए ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। क्या कोई ऐसी चीज है जो कि छूट रहा हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें हमें, जैसे यहाँ पे जल के अवशोषण के साथ साथ हमको खनिज लवण की भी जरूरत पड़ती है।
जैसे कौन कौन से खनिज लवण हैं, जैसे मुख्य खनिज लवण है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक। दूसरा है नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम लोग जो है वो मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा उपयोग है पोषक तत्व के रूप में, जो कि हरित लवण का निर्माण करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ये प्रकाश संश्लेषण का पूरा पढ़ लिया। इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी पोषण हम लोगों ने खत्म कर लिया, जो कि पोषण का पहला प्रकार था। अगला प्रकार क्या है, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण में क्या है बच्चों, आगे हम जो इसके आगे वाला जो पार्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, समझ में, विषम पोषी पोषण में। ठीक, तो बच्चों धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, पढ़ाई मेरी अच्छी लग रही हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को मुझको सपोर्ट करें। ठीक, आएगा समझ में। सपोर्ट कैसे करेंगे आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।